जिस मकान में मैंने पनाह ली थी वो बिल्कुल खाली था। इसका दरवाज़ा दूसरी तरफ एक छोटे से बाजार में खुलता था। अभी इस तरफ मुफ्ती बहानी वाले नहीं आए थे। गैर बंगालियों ने इस मकान को भी लूटा था। कमरों में चीथड़े और शिकस्ता सामान बिखरा हुआ था। मैं इस मकान में ज़्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। मुफ्ती बहानी वाले ज़रूर इस मकान पर भी आएंगे। साथ वाला मकान भी खाली पड़ा था। मैंने बाजार में झांक कर देखा। शाम के सरमई अंधेरे में बाजार सुनसान पड़ा था। बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज़ें बराबर आ रही थी। जय बंगला के नारे भी लग रहे थे। लोगों की ऊंची ऊंची आवाज़ें आईं। मैंने बाहर झांका। बाजार के धान मंडी वाले मोड़ पर कुछ बंगाली एक मकान को आग लगा रहे थे। इसका मतलब था कि वो इस मकान को भी नजर आतिश करने वाले थे जहां मैंने पनाह ले रखी थी। मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट थे। इस दौरान मुझे यहाँ से फरार होना था, मगर सवाल ये था कहाँ जाऊँ। फरार के जितने भी रास्ते से वहाँ मुफ्ती बहानी वाले और शरपसंद बंगाली हाथों में ब्रेन गन्ने और तलवारें लिए खड़े थे। मैंने ज़मीन पर पड़ा कपड़ा उठाकर सर पर डाला और मकान के सदर दरवाजे से निकलकर फार्म गेट की जानब तेज तेज चलने लगा। इस बाजार की एक जानब दरख्त थे। मैं बाईं तरफ वाले खाली और लुटे हुए मकानों के साथ लगकर चल रहा था। मुझे अपने पीछे शोर सुनाई दिया। आग लगाने वाले अब इस मकान पर आग के जलते हुए टायर फेंक रहे थे जहां थोड़ी देर पहले मैं छुपा था। मैं एक बगली गली में से घुस गया और जो मकान सामने आया उसके सहन में कूद गया। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर एक बंद दरवाजा नजर आया। किसी तरफ से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। दरवाजे के पीछे से किसी मर्द की आवाज आई, बाबा इधर हम पारसी लोग रहते हैं, यहाँ कोई पंजाबी बाहरी लोग नहीं हैं। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। एक बूढ़े पारसी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे गौर से देखा। इसके सर पर पारसियों वाली काली टोपी थी। इसके पीछे एक कमरे में लालटेन जल रही थी। कौन हो तुम बापा? तुमको बोल दिया ना कि हम पारसी लोग हैं, हम पंजाबी नहीं हैं। मैंने सर से कपड़ा उतार दिया और बोला, मैं पंजाबी हूँ और मेरे पीछे मुफ्ती बहानी लगे हैं। बूढ़े पारसी की छोटी छोटी सफ़ेद मूंछें थी। एक लम्हे के लिए वो कुछ हिचकिचाया, फिर दरवाजे से हट गया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। इसकी बूढ़ी बीवी कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर घबरा गई। बूढ़े पारसी ने इसे अपनी ज़बान में कुछ समझाया और वो आपस में बातें करने लगे। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया था। पारसी ने मुझे मकान की पिछली कोठरी में छुपा दिया और कहने लगा, ज़्यादा देर रहोगे तो तुम्हें पकड़ लेंगे। रात के अंधेरे में किसी तरफ भाग जाना। यह कहकर वो चला गया। कोठरी में घर का पुराना सामान पड़ा था। मैं सोचने लगा कि पारसी बूढ़ा अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। ये इसका हक था। सवाल ये था कि मैं रात के अंधेरे में भागकर कहाँ जाऊंगा। चारों तरफ से बेबसी और बेकसी की मौत मुंतजर थी। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। बूढ़े पारसी ने मुझे चावल और अचार ला कर दिया। मैंने थोड़ा बहुत जहर मार किया और इसे समझाने की कोशिश की, अगर मैं रात को यहाँ से निकल गया तो यहाँ शहर में मुफ्ती बहानी के लोग फैले हुए हैं, मैं इनके हत्थे चढ़ जाऊँगा। बाबा, तुम किसी इंडियन फौजी के आगे जाकर कैदी बन जाओ, फिर तुम्हारा जान बच जाएगा। लेकिन इंडियन फौज भी मुफ्ती बहानी के साथ मिलकर लूट मार और कत्लो गारत गरी में मसरूफ थी। मैंने इसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि किसी तरह वो चंद रोज़ मुझे इस कोठरी में छुपा रहने दे, मगर वो अपनी बीवी से डरता था और इसकी बीवी मेरी वजह से अपनी और अपने बूढ़े खामद की जान खतरे में डालना नहीं चाहती थी। वो ना माना और इस बात पर मिसर रहा कि मुझे रात के अंधेरे में चले जाना चाहिए। मैं खामोश हो गया। ये सारा इलाका मेरा देखा वाला था। मुझे ख्याल आया कि अगर मैं किसी तरह अपनी गुलशन वाली कोठी तक पहुंच जाऊं तो मेरे बंगाली नौकर मुझे किसी जगह पनाह दिलवा सकते हैं। अगरचा इस वक्त किसी बंगाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस बर्बरियत के तूफान में लाल मियाँ ऐसे बंगाली भी थे जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। और मेरे नौकरों पर तो मेरे काफ़ी एहसान थे। मैंने हर मुश्किल वक्त में इनकी माली इमदाद की थी। मैंने गुलशन वाली कोठी में जाने का फैसला कर लिया। जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो बूढ़ा पारसी मेरे पास आया। इसके हाथ में सब्जी तरकारी काटने वाला चाकू था। बाबा लोग, तुम ये चाकू अपने पास रखो, मैं देख आया हूँ सड़क खाली पड़ी है, तुम किसी दूसरे मकान में चले जाओ, इसने कहा। मैंने चाकू लेकर जेब में रख लिया
और इसका शुक्रिया अदा करके अंधेरे सहन में पहुंच गया। सामने छोटी सड़क तारीकी में डूबी हुई थी। धान मंडी की तरफ से किसी वक्त गोली चलने की आवाज आ जाती थी। मकान से निकलकर मैं एक तरफ चलने लगा। हर तरफ वीरानी और हो का आलम था। कभी कभी ब्रेन गन की फायरिंग की आवाज आ जाती थी जो माहौल को और ज्यादा भयानक बना देती थी। गुलशन शहर के गंजान इलाके से बाहर था। यहाँ से एक रास्ता गंदे नाले के साथ साथ गुलशन तक जाता था। मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया और छोटे छोटे वीरान क्वार्टरों के बीच वाली गली से निकलकर नाले पर आ गया। ये नाला आगे जाकर दरियाए बूढ़ी गंगा में गिरता था। मैं नाले में उतरकर चलने लगा। इसमें पानी नहीं था। किनारों पर पगडंडी जितना रास्ता बना हुआ था जो खुशक था। मैं इस पर चलता रहा। नाले के बाईं तरफ एन टाइप क्वार्टरों के पिछवाड़े थे जो तारीकी और मौत जैसी खामोशी में डूबे हुए थे। मैं इस मकाम पर पहुंच गया जहां मुझे गंदे नाले को छोड़कर क्वार्टरों के साथ वाली सड़क पर चढ़ना था। ऊपर आकर मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखी। सड़क सुनसान थी और आगे खेत शुरू हो जाते थे। फिर एक माचिस फैक्ट्री आती थी और इसके बाद गुलशन की कोठियां शुरू हो जाती थी। मैंने खुदा का नाम लिया और सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। माचिस फैक्ट्री के करीब पहुंचा तो छठी हिस्स ने मेरे कदम रोक दिए। जो महसूस हुआ जैसे आसपास कोई मौजूद हो। मैं फैक्ट्री की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। यक्का-यक कदमों की छाप सुनाई दी। ये भारतीय फौजी बूटों की आवाज थी। मैंने चाकू खोलकर मजबूती से पकड़ लिया। अय्याश जिंदगी ने मेरे असाब पर जो आर्जा तय जमा रखी थी वो आनन फानन उतर गई और फिर एक बार मौत से खेलने वाला कमांडो बन गया और जमीन पर लेटकर कोहनियों के बल दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। बूटों की आवाज दीवार के साथ दूसरी जानब से आ रही थी। मैं रेंगते रहा हत्ता के दीवार खत्म होगी। मैंने सर उठाकर देखा। मुझसे चंद कदमों के फासले पर एक आदमी फैक्ट्री के गेट के आगे टहल रहा था। अंधेरे के बावजूद मैंने इसकी वर्दी और कंधे से लटकी हुई ब्रेन गन देख ली। ये कोई इंडियन फौजी था या फिर मुक्ति बाहिनी वाला था। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। मेरे सामने 5 कदम के फासले पर झाड़ियां थी। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर इन झाड़ियों में फेंक दिया। पत्थर की आवाज पर इस आदमी ने ब्रेन गन हाथों में पकड़ ली और झाड़ियों की तरफ देखकर हॉल्ट कहा। मैं समझ गया कि वो इंडियन सिपाही है और फैक्ट्री के बाहर पहरा दे रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ब्रेन गन की नाली का रुख झाड़ियों की तरफ था। इस वक्त मैं भूल गया कि कुछ देर कबल मैं किसी चूहे की तरह अपनी जान बचाता फिर रहा था। मेरे अंदर एक सरफरोश और जांबाज मुसलमान कमांडो की जुरात, दलेरी और बेजिगरी पैदा हो चुकी थी। खूनख्वार चीते की तरह सिमट गया और मेरा अंग अंग हमला करने के लिए फड़कने लगा। मुझे कैसे हमला करना है, इस मकाम पर अपना चाकू वाला हाथ मारना है और किस जगह से गर्दन को इस तरह से दबोचना है कि सिपाही ना तो आवाज निकाल सके और ना ही ब्रेन गन का ट्रिगर दबा सके। ये सारी बातें मेरे जहन में महफूज थीं। सिपाही झाड़ी के पास जाकर थोड़ा सा झुक गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैं चीते की तरह अपनी जगह से लपका और दूसरे ही लम्हे इसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू की आहनी गिरफ्त में थी और दाएं हाथ वाला चाकू इसका नरखरा काट चुका था। मेरे एक पांव ने ब्रेन गन को झटक दिया था जिसकी वजह से वो फायर ना कर सका। मंसूबे के मुताबिक मैं उसकी वर्दी को खून में लथपथ होने से बचाना चाहता था। चनाचा मैंने निसफ कटी हुई गर्दन पर पाँव रख लिया और इसकी शर्ट के बटन खोलकर सीने से पीछे करके उतार लिया। लाश घसीट कर झाड़ियों में ले गया। थोड़ी देर बाद झाड़ियों से निकला तो इंडियन फौज के हवलदार की वर्दी में था। सर पर छोटे चुजे वाली सब्ज टोपी थी। कंधे से ब्रेन गन लटकी हुई थी। पैरों में स्याह फौजी बूट थे और पतलून की पिछली जेब में इंडियन हवलदार की पासबुक थी। मैंने इसकी लाश खून आलू चाकू समेत झाड़ियों में एक जगह कूड़े क्रिकेट के तले दबा दी थी। फिर मैं फैक्ट्री के गेट के सामने टहलने लगा। मैंने सब्ज शर्ट के गिरेबान में हाथ लगाया तो मेरी उंगलियों को खून लग गया। फैक्ट्री के गेट के एक जानब पानी का चुबच्चा था। मैंने रुमाल भिगोकर शर्ट से खून के धब्बे को रगड़ रगड़ कर साफ किया, मगर फिर भी थोड़ा सा दाग रह गया। बहरहाल वहां कत्ले आम हो रहा था और किसी फौजी की वर्दी पर खून का निशान कोई अजीब बात नहीं थी। कुछ देर मैं वहीं टहलता रहा जैसे पहरा दे रहा हूं।
फिर मैं खेतों की तरफ चल पड़ा। इन खेतों के पीछे गुलशन की आबादी थी। इंडियन फौजी की वर्दी की वजह से मैं किसी हद तक बेखौफी से चल रहा था, लेकिन दिल में ये अंदेशा भी था, अगर पोल खुल गया तो मौत यकीनी होगी और फिर शायद भाग भी ना सकूं। खेत वीरान पड़े थे। अंधेरे में एक जगह पानी चमक रहा था। गुलशन की कोठियां तारीख थीं। सिर्फ इन बंगलों के बरामदे रोशन थे, जहां बंगाली खानदान आबाद थे। मालूम हुआ इस इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। मैं बज़ाहिर गश्त के से अंदाज में चल रहा था, मगर मेरे अंदर सारी गुरिल्ला सलाहतें बेदार थीं। खेतों से निकलकर मैं गुलशन कॉलोनी की सड़क पर आ गया। स्ट्रीट लैंप रोशन नहीं था। मैं एक कोठी के करीब से गुजर रहा था कि अचानक अंदर से इंडियन फौज के 4 सिपाही बाहर आए। इन्होंने लूटे हुए सामान के थैले उठा रखे थे। मुझे देखकर वो ठटक से गए। साथ वाली कोठी के बरामदे की रोशनी आ रही थी। मैं एकदम से भारतीय रेजिमेंट का हवलदार बन गया और खालिस माजे की पंजाबी लहजे में बोला, ओए जांगली, तुम इधर भूपत डाकू बना क्या करता फिरता है? मैं हवलदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम किस रेजिमेंट से हो? ओए, वो चारों 15वीं हिसार रेजिमेंट के सिपाही थे। एक नायक था। इन्होंने थैले जमीन पर रखे और सल्यूट मारकर अटेंशन खड़े हो गए। मैंने ज्यादा अदाकारी के जोहर दिखाने के बजाय कहा, सामान उठाकर भाग जाओ, लेकिन तुम्हारा सूबेदार मेजर किधर है? नायक क्विक मार्च करता मेरे करीब आया और बताया कि सूबेदार मेजर अपने हिस्से का सामान लेकर अभी अभी जीप में गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम इतना माल लूट कर क्या करेगा जांगली? तो कुछ हमारे लिए भी छोड़ेगा कि नहीं? साहब, अभी पल्ली तरफ कुछ पंजाबी लोगों की कोठियां बाकी हैं। मैंने इसे डांट कर कहा, बक बक बंद कर रोए जांगली और दफा हो जा। चारों ने सलूट मारकर थैले उठाए और तेज तेज कदम उठाते हुए मेरी नजरों से उजल हो गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और ब्रेन गन हाथों में लिए अपनी कोठी की तरफ चल दिया। दूर ही से नजर आया कि मेरी कोठी के बराबर कमरों की रोशनियां बुझी हुई थीं। करीब पहुंचा तो गेट भी खुला हुआ था। गिराज में मेरी एयर कंडीशन गाड़ी नहीं थी। बरामदे और पोर्च में टूटा फूटा बेकार सामान पड़ा हुआ था। दरवाजे चौपट खुले थे। मेरे आसपास बाहरी लोगों की कोठियां थी जो लुट लुटाकर वीरान पड़ी थी। खुदा जाने मकीनों का क्या हशर हुआ था। इस कॉलोनी में कुछ गैर मुल्की भी रहते थे जो गड़बड़ शुरू होते ही नकल मकानी कर गए थे। सारा सामान लुटा जा चुका था। बड़ी अलमारियां, डबल बेड और किचन में से आटे चावल की बोरियां तक गायब थी। मैं बाथरूम में आ गया। बाथरूम की अलमारी में शेव का सामान और लोशन खुदा जाने कैसे बच गया। मैंने शर्ट उतार कर क्लीन के डब्बे साफ करने वाले लोशन से खून का डब्बा साफ कर लिया। फिर दाढ़ी, मूंछें, मुंडी और इस तय खाने में उतर गया जहां क्लीन का स्टॉक रखा जाता था। वहां एक भी क्लीन नहीं था। दीवारी सेफ टूटा हुआ था और तमाम कागजात, फाइलें और थोड़ी बहुत करेंसी थी, इसे लूट लिया गया था। इस कोठी में मैंने अपनी जवानी के हसीन तरीन दिन गुजारे थे। आज वही कोठी एक तबाह हाल वीराने का इबरत अंगेज मंजर पेश कर रही थी। मुझे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा था कि यही सब कुछ कमाया था और यहीं गर्क हो गया था। ना तो मैं साथ कुछ लाया और ना ही मुझे कुछ शहर साथ ले जाने की ख्वाहिश थी। मैंने कमाया ही उड़ाने के लिए था। हाँ, अब अपनी जान की फिक्र जरूर लाहक हो गई थी। मैं तहखाने से बेडरूम में चला आया और एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने दो ही रास्ते थे। या तो मैं किसी तरीके से सरहद पार करके नेपाल की तरफ निकल जाऊं या फिर खुद को इंडियन फौज के हवाले कर दूं। फरार बड़ा कठिन काम था। ढाका से नेपाल की सरहद हजारों मील दूर थी। फिर रास्ते में कदम कदम पर खतरा था, कहीं भी पकड़ा जा सकता था। सारे मुल्क पर इंडियन फौज और मुक्ति बाहिनी का कब्जा हो चुका था। दूसरे मंसूबे पर अमल करता तो 20% उम्मीद थी कि इंडियन फौज मुझे अपना कैदी बना ले। सिविलियन होने की वजह से वो मुझे मुक्ति बाहिनी के हवाले भी कर सकते थे और मुक्ति बाहिनी वाले पंजाबी, पठान और किसी बहारी को जिंदा नहीं छोड़ते थे। सरहद पार करके भारत में दाखिल होना एक बार फिर अपने आप को मौत के गिरदार में झांकने के मुतरादिफ था। सोच सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि जिस तरह भी हो सके मुझे नेपाल पहुंच जाना चाहिए। वहां हमारी सफारत खाना भी था और पाकिस्तान के साथ नेपाल के ताल्लुकात भी ठीक हैं। लेकिन नेपाल की सरहद तक पहुंचना आसान नहीं था। मुझे सही रास्ते का इल्म भी नहीं था। मैं अपनी परेशान कुन सोचों में गुम था कि अचानक दो आदमियों के बोलने की आवाजें आई। मैं एकदम कुर्सी से उठा,
ब्रेन गन हाथ में पकड़ी और दबे पांव चलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाजें बरामदे से आ रही थी। अब एक औरत की आवाज भी आई। वो मरी हुई आवाज में रहम की भीख मांग रही थी। मैं दबे पांव टीवी लॉन्च में से गुजरकर एकदम से बरामदे में आ गया और ब्रेन गन तान कर फौजी अंदाज में कहा, कौन है जांगली? दो सिख फौजी एक साड़ी पोश दुबली पतली औरत को खींचते हुए एक कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने सामने वर्दी पोश फौजी को देखकर इन्होंने औरत के बाजू छोड़ दिए। औरत नीम बेहोशी के आलम में बरामदे के फर्श पर पड़ी थी। मैंने कड़क कर कहा, मैं 17वीं जाट रेजिमेंट का हवलदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम कौन हो ओए जांगली? दोनों सल्यूट मारकर अटेंशन हो गए। जांगली की औलाद, इधर तुम लोग बदमाशी करता है, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा। तुम हसार रेजिमेंट का जांगली है ओए। पहले वाले सिपाहियों से मुझे इतना पता चल गया था कि इधर हसार रेजिमेंट के जवान तैनात हैं। एक सिख सिपाही बोला, साहब सब जवान इधर यही करता है, हमको माफ कर दो, आगे से नहीं करेगा। मैं भी इनसे खलासी चाहता था, इसलिए गरजदार आवाज में कहा, इसको यहीं छोड़कर डबल मार्च करके दफा हो जाओ। जांगली, हम इसको इसके घर पहुंचाएगा। तुम्हारा घर किधर है बीबी? साड़ी पोश औरत घुटनों में सर दिए आस्ता आस्ता सिसकियां भर रही थी। दोनों सिख फौजी सलूट मारकर तेज तेज कदम उठाते कोठी के गेट से निकल गए। मैंने फर्श पर बैठी औरत से उसका नाम पूछा तो वो हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। वो साफ उर्दू बोल रही थी। इसके माथे पर बिंदिया भी नहीं थी। कोई मुसलमान थी और शायद बाहरी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मैंने तसल्ली दी और कहा कि वो फिक्र ना करे, इसे इसके घर पहुंचा दिया जाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगी, मेरा घर अब कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे गोली मार दो, मैं मरना चाहती हूँ। इसने उठकर मेरी ब्रेन गन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने इसे सख्ती से पीछे धकेल दिया। क्या करती हो तुम? होश में आओ। मैं इसे धकेलता हुआ अंदर टीवी लॉन्च में ले गया। बरामदे में हमारी आवाज़ें सुनी जा सकती थी। वो नंगे फर्श पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर सिसकियां बनने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बीबी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? क्या तुम गुलशन कॉलोनी में रहती हो? औरत के बाल लंबे थे और उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं थी। वो रोए जा रही थी। मैं सोच रहा था कि इस पर अपना आप ज़ाहिर कर दूं या ना करूं। वो अभी तक मुझे इंडियन फौजी समझ रही थी और इससे मुझसे बेहद खाइफ था और सिमटी बैठी थी। इतने में बाहर से एक बार फिर ऊंची आवाज़ें आईं। मैं बाहर निकलने ही वाला था, अचानक 3 फौजी अंदर दाखिल हुए। इनमें से 2 तो वही सिख फौजी थे जिनके पंजे से मैंने अभी अभी इस लड़की को छुड़ाया था। तीसरा फौजी कोई अफसर था। इसकी टोपी कप्तानों वाली थी। इसके हाथ में बैत का छोटा सा अफसरों वाला डंडा था। दोनों सिख फौजी ब्रेन गन ताने इसके पहलू में दाएं बाएं खड़े थे। मैं समझ गया कि इन सिख फौजियों ने इस अफसर से मेरी बात की होगी और ये इंडियन फौज का कैप्टन मेरी चेकिंग के लिए आया है। मैंने इसे जोरदार सल्यूट किया और बोला, हवलदार घनश्याम राम, जाट रेजिमेंट सर। मैं किस हलाकत खेज सूरत हाल से दो चार था। इस लड़की का इल्म नहीं था। इतना ज़रूर हुआ कि इसकी सिसकियां बंद हो गई थीं और वो सहमी हुई नज़रों से हमें तक रहे थे। इंडियन कैप्टन ने कहा, मैं 14 हसार रेजिमेंट का कैप्टन जगदेश मेहरा हूँ। क्या मैं तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देख सकता हूँ? हवलदार घनश्याम राम। इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक बड़ी ही नाजुक और बड़ी ही मुख्तसर तरीन घड़ी थी। मुझे मालूम था कि शनाख्ती कार्ड पर फौजी की फ़ोटो लगी होती है और मेरे पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। मेरा बांडा फूटने ही वाला था।